दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है। वो देखने में बिल्कुल टीवी सीरियल की हीरोइन जैसी लगती है। लंबी कदकाठी, कमाल की फिगर, गोरी चिट्टी स्किन। लेकिन वो एक साधारण से परिवार की गृहिणी थी। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। उसका पति भी काफी स्मार्ट था। उसके पति की उम्र करीब 34 साल रही होगी और उस मैडम की उम्र लगभग 29। मैं 42 का हूँ, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए मेरी उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। उसके पति से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लंबे समय तक पड़ोसी रहने की वजह से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारे समाज में शराब पीना इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हम कभी कभी छुप छुपा कर पी लेते थे। वो मुझे अक्सर फोन करता जब उसकी बीवी घर पर नहीं होती। ऐसे में हम दोनों शराब पीते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। हम शराब पी रहे थे और उसी दिन उसकी बीवी मायके से वापस आ गई। उस दिन उसे सब कुछ पता चल गया। उसकी बीवी और उसके बीच काफी झगड़ा हुआ, बहस भी हुई। उस आदमी ने अपनी बीवी को मेरा नाम भी बता दिया कि मैं उसके साथ था। मेरी उस औरत से बस फॉर्मल बात होती थी, कभी हाय हेलो वगैरह। लेकिन उस दिन के बाद से वो मुझे सामने से गुस्से में देखने लगी। एक बार मेरे नंबर पर एक कॉल आया। मैंने उठाया। उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं बोला, हाँ पूछिए। वो बोली, आप मेरे पति के साथ शराब पीते हो? ये सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे लगा अब उसे सब पता चल गया है। मैं बोला, कभी कभी। वो बोली, भाभी को पता है कि आप शराब पीते हो? मैं बोला, हाँ पता है, लेकिन उन्हें लगता है कि हम कभी कभार ही ऐसा करते हैं। वो बोली, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं बोला, मैं लिमिट में पीता हूँ, उन्हें क्या दिक्कत होगी? वो बोली, एक बात कहूँ, गुस्सा मत मानना, मैं आपको बहुत शरीफ समझती थी। मैं बोला, अब आपके मेरे बारे में ख्याल बदल गए क्या? वो बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको आपकी जिंदगी जीने का हक है, बस हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं देखा, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा आजकल की लड़कियों की सोच शायद ऐसी ही है, या फिर वो वाकई में सीधे मन से बोल रही थी। फिर वो बोली, अगर अगली बार आप मेरे पति के साथ शराब पियोगे तो मुझे बता दोगे? उसका दिल रखने के लिए मैंने हाँ कह दिया। उसने मुझे थैंक यू कहा और फोन रख दिया। मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। अगले दिन उसने अपने स्टेटस पर एक फोटो डाला। मैंने उस पर कमेंट किया, कमाल। रात को उसका रिप्लाई आया, थैंक्स। ऐसे ही कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। वो फोटो डालती, मैं अच्छे कमेंट करता। एक बार उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, मैंने भी जवाब दिया। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी चैटिंग चलती रही। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। वो बोली, कहाँ से? मैं बोला, तुम तो हर एंगल से अच्छी लगती हो। अब वो आपसे तू पर आ गई और बोली, अच्छा तुझे क्या पसंद है? मैंने थोड़ा हिम्मत करके कहा, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी है। उसने लव वाला इमोजी भेजा। मुझे लगा शायद उसे भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। फिर हमारी रोज की बातों में और भी नजदीकियां आने लगी। बातों बातों में मैंने मिलने की बात की, लेकिन हमारा शहर छोटा है, वहां मिलना बहुत मुश्किल है। किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी हो सकती है। लेकिन एक दिन मौका मिल ही गया। उसके घर वाले बाहर गए हुए थे। वो बच्चों की परीक्षा की वजह से जा नहीं सकी। सुबह उसने मुझे कॉल किया और बताया, आज घर में कोई नहीं है। मैं तुरंत समझ गया। मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, घर से निकला, गली के बाहर बाइक पार्क की और उसके घर के सामने पहुंचा। उसका दरवाजा खुला था। मैं फटाफट अंदर गया। अंदर जाते ही मैंने उसे गले लगा लिया और बोला, आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। घर में एकदम सन्नाटा था, बस हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तू अकेला आया ना? मैं हंसते हुए बोला, तूने बुलाया, मैं कैसे ना आता? वो किचन की तरफ गई और 2 कप में कॉफी ले आई। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे, लेकिन हमारी नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया और बोला, तू आज कुछ अलग ही लग रही है। वो बोली, अलग क्या, मैं तो हमेशा ऐसी ही हूँ, बस तूने आज पास से देखा है। मैं थोड़ा और करीब गया, उसकी आंखों में झांका। वो झिझकी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराई। फिर मैंने उसका हाथ थामा। वो भी कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उठकर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, खिड़की से आती धूप सब कुछ थोड़ा सुनहरा कर रही थी।
उसने बालों की क्लिप हटाई। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहराने लगे। मैं बस उसे देखता रहा, बिना कुछ बोले। वो बेड के पास जाकर रुक गई और बोली, अब भी लगेगा कि सपना है। मैं उसके पास गया और हल्के से उसे गले लगा लिया। उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। एक अजीब सी गर्माहट पूरे माहौल में खुल गई थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तू जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज्यादा महसूस होती है। उसने बस आंखें बंद कर ली और एक पल में सारा फासला मिट गया। गर्माहट पूरे माहौल में घुल गई थी। उसने मेरी शर्ट की बटन खोलनी शुरू की। उसकी उंगलियों की छुअन से रूह तक कांप गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका सिर मेरे सीने पर था, सांसें तेज, धड़कनें बेकाबू। वो बिना कुछ कहे सब कुछ कह रही थी। वो पल धीरे धीरे एक एहसास में बदल गया, जहां हम दोनों खुद को भूलकर एक दूसरे में खो गए। हम दोनों पहली बार जैसे ही करीब आए, सब कुछ जैसे थम गया था। वो पल इतना गहरा था कि खुद ब खुद दूसरी बार भी सब कुछ हो गया। थक कर वो मेरे सीने पर लेटी रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बार हो जाए क्या? वो मुस्कुराई, लेकिन बोली, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, अब नहीं, फिर कभी करेंगे। हम दोनों हंस पड़े और वो लम्हा याद बन गया। उस रात मैं घर लौट आया, लेकिन मेरा मन अब भी उसके घर में ही अटका हुआ था। उसकी आंखों की वो चमक, उसकी हंसी और उन लम्हों का वो खूबसूरत एहसास, सब कुछ जैसे सपना सा लग रहा था। लेकिन साथ ही मन में एक डर भी था। हमारे छोटे से शहर में बातों की रफ्तार हवा से भी तेज होती है। अगर किसी को कुछ पता चल गया, मेरी बीवी को, उसके पति को या किसी और को, तो क्या होगा? पर उस रात मैंने इन ख्यालों को एक तरफ रखा और उन हसीन लम्हों को सोचते हुए सो गया। सुबह उठते ही मेरे मोबाइल पर उसका मैसेज था, गुड मॉर्निंग, कल का सब कुछ सच में बहुत अच्छा था, लेकिन ध्यान रखना किसी को कुछ पता न चले। मैं हंसते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मैडम, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगली बार कब मिलना है? उसने तुरंत जवाब दिया, जल्द ही, लेकिन अभी थोड़ा रुक, मेरे पति की नजर मुझ पर है। उस मैसेज से मुझे थोड़ा टेंशन हुआ। उसका पति मेरा दोस्त, अगर उसे शक हुआ तो? पर मैंने खुद को समझाया, वो मुझ पर भरोसा करता है, हम सालों से दोस्त हैं, उसे क्या शक होगा? फिर भी मैंने तय किया कि कुछ दिन शांत रहूं। लेकिन इंसान का मन कैसा होता है ना, जो नहीं चाहिए वही सबसे ज्यादा चाहिए होता है। उसके मैसेजेस ने मेरा मन बार बार उसकी तरफ खींचा। वो कभी कभी फोटो भेजती, कभी साड़ी में, कभी जीन्स में, और हर फोटो देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। एक दिन उसने रात को लेट मैसेज किया, तेरी बीवी को कभी शक नहीं होता क्या? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, वो मुझे जानती है, मैं कभी उसे कुछ पता चलने नहीं देता। वो बोली, हम, तू तो बहुत चालाक है, लेकिन मुझे बता, तुझे मेरे बारे में क्या लगता है? मैंने थोड़ी हिम्मत करके लिखा, तू मेरे लिए एक सपना है, तेरे जैसी कोई नहीं। उसने हॉट इमोजी भेजी और लिखा, तेरी बातें भी तेरे जैसी ही स्वीट है। ऐसे ही कुछ दिन बीते, हमारी चैटिंग बढ़ती गई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। कभी उसके मैसेज बहुत एक्साइटेड होते थे, तो कभी वो अचानक गायब हो जाती थी। एक रात उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई लगी। कुणाल, तुझसे एक बात करनी है, उसने कहा। मैं उत्सुक होकर बोला, बोलना, क्या हुआ? वो बोली, अब नहीं, कल मिलते हैं, लेकिन कहीं दूर, जहां कोई हमें ना देख सके। मैं थोड़ा उलझ गया, पर मैंने हाँ कहा, ठीक है, सुबह बता, कहाँ मिलना है? उसने कॉल कट कर दिया, पर मेरे मन में सवालों का तूफान चल पड़ा। उसे क्या कहना है? उसके पति को कुछ पता चला क्या, या कुछ और? अगले दिन सुबह उसने मैसेज किया, शहर के बाहर एक जंगल है, वहां एक छोटी सी पहाड़ी है, वहीं 4 बजे मिल, वहां कोई नहीं आता। मैं सोच में पड़ गया, जंगल, पहाड़ी, लेकिन उस पर भरोसे और उस आकर्षण की वजह से मैं मान गया। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, बाइक उठाई और वहां पहुंच गया। जंगल का माहौल थोड़ा रहस्यमय था। पेड़ों से आती हवा की आवाज, कहीं दूर से पक्षियों की आवाज। मैं पहाड़ी पर पहुंचा तो देखा वो पहले से वहां थी। उसने एक सिंपल साड़ी पहनी थी, लेकिन आज वो हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, कुछ कहने की उत्सुकता और थोड़ा सा डर। कुणाल, तू आया? उसने मुस्कुराते हुए कहा और पास बुलाया। मैं उसके पास गया और बोला, इतनी प्यारी जगह में क्यों बुलाया? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी बनावटी लगी। कुणाल, मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन पहले एक बात बताती हूँ।
मेरी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, पर तुझसे बताने का मन हो रहा है, पर डर भी लग रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो भी है तू मुझे बता सकती है, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। कुणाल, मेरी शादी जब हुई थी मैं बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे पति के असली रूप का पता चला। वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी भी कुछ आदतें हैं जो मुझे तकलीफ देती हैं, और अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। मैं उलझन में था। कौन सी गड़बड़? साफ साफ बताना, मैंने पूछा। तो वो बोली, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई खिड़की से मुझे देख रहा है। रात में कुछ अजीब आवाजें आती हैं। मैंने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन उसने मुझे पागल समझ लिया। मुझे थोड़ा तनाव हुआ। तुझे सच में ऐसा लग रहा है? क्या तुझे डर लग रहा है? मैंने पूछा। नहीं कुणाल, मैं पक्के तौर पर कहती हूँ कुछ गड़बड़ है, और मुझे लगता है इसका संबंध मेरे पति की कुछ पुरानी बातों से है। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे उसके ऑफिस की कुछ फाइलें मिली हैं। उनमें कुछ कागजात हैं जिनसे मुझे शक होने लगा है। कैसे कागजात? मैंने उत्सुक होकर पूछा। उसने अपनी पर्स खोली और एक छोटी सी डायरी निकाली। ये देखो, उसने कहा, ये मेरे पति की है। कपड़ों की अलमारी में खोजते हुए मिली। इसमें कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ रकमों का जिक्र है। मुझे लगता है इसका संबंध उसके ऑफिस की किसी गैरकानूनी गतिविधि से है। मैंने डायरी हाथ में ली। वह पुरानी दिख रही थी और उसके कुछ पन्ने पीले पड़े थे। मैंने उसे खोला और कुछ नाम पढ़े। उनमें कुछ मुझे जाने पहचाने लगे, लेकिन कुछ बिल्कुल अनजाने थे। क्या तुम्हारे पति को इसके बारे में पता है? मैंने पूछा। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे डर लगता है कि अगर उसे पता चला तो वो मुझसे कुछ छुपाएगा। मेरे मन में शक का तूफान उठा। मेरा दोस्त जो मुझे इतना करीब लगता था, क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर वो सिर्फ डरी हुई है? मैंने उसे शांत किया और कहा, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम इसका पता लगाएंगे, लेकिन तू मुझसे पूरी सच्चाई बताएगी। तुम्हारे पति के ऑफिस के बारे में तुम्हें और क्या पता है? उसने थोड़ा सोचा और फिर बताना शुरू किया। मेरा पति एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसका काम काफी अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने बहुत पैसा कमाया, जिसका हिसाब मुझे कभी नहीं पता चला। उसने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ कुछ राज छुपाए हैं। एक बार मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना। वो बहुत डरा हुआ था। उसने किसी डील और पेमेंट की बात की थी। अब मुझे सच में कुछ गड़बड़ लगने लगी है। मैंने कहा, ठीक है, हम इसका पता लगाएंगे, पर अब हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ ज्यादा समय बिताना सुरक्षित नहीं है। उसने सिर हिलाया। हाँ चलो। हम पहाड़ी से नीचे उतरे और जंगल से बाहर निकले। मैं उसे उसके घर के पास छोड़कर वापस लौटा, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। उस डायरी की कुछ बातें मुझे बेचैन कर रही थी। रात में मैंने फिर से डायरी खोली और कुछ नाम पढ़े। उनमें एक नाम मुझे बहुत परिचित लगा। वह नाम था मेरे एक पुराने दोस्त का, जो अब शहर में नहीं रहता था। लेकिन उसका नाम उस डायरी में क्यों था, और उसका मेरे दोस्त के पति से क्या संबंध था? मैंने उसे मैसेज किया, उस डायरी में एक नाम मुझे जाना पहचाना लगता है। कल मिलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, पर ध्यान रखना, मुझे लगता है कोई हमारी निगरानी कर रहा है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। वो डायरी क्या छुपाती है और कौन उसका पीछा कर रहा है? लेकिन मुझे क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक मेरा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक मैं और वह, अब मैं उसका नाम बताता हूँ, उसका नाम है लक्ष्मी। हम रोज मैसेज करते थे, लेकिन उसके बातों में डर और बेचैनी मुझे महसूस होती थी। वह बार बार कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन वह मार्केट से लौट रही थी, तब एक काली कार उसके पीछे लगी थी। उसने मुझे उस कार का नंबर भेजा, लेकिन जब मैंने उसे जांचा तो वह नंबर कहीं भी रजिस्टर नहीं था। मुझे लगा शायद वह ज्यादा सोच रही है, पर फिर भी मैंने कहा, लक्ष्मी, ध्यान रखना, और अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत मुझे बताना। एक रात मुझे उसका कॉल आया। वह बहुत डरी हुई थी। कुणाल, मेरे घर के बाहर कोई है। मैं खिड़की से देख रही थी। एक आदमी मेरे घर की तरफ देख रहा था। उसने काली टोपी पहनी थी। मैंने कहा, डर मत, मैं अभी आता हूँ। मैंने बाइक ली और उसके घर की ओर चला, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था।
लक्ष्मी ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, मुझे सच में लगा कोई था, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैंने उसे हिम्मत दी, नहीं, तुम ठीक हो, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उस रात मैं उसके घर रुका। हमने काफी देर तक बातें की। उसने मुझे अपने पति के बारे में और बताया। उसके पति का नाम था संजय। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसके काम का पूरा स्वरूप उसे कभी समझ नहीं आया था। वो कभी कभी रात को देर से घर आता और फोन पर किसी से गुपचुप बातें करता। एक दिन मैंने उससे पूछा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। मैंने लक्ष्मी से कहा कि वह मुझे डायरी फिर से दिखाए। हम दोनों ने डायरी खोली और उसमें कुछ पन्ने पढ़े। उसमें बैंक खातों का विवरण, बड़ी रकम के लेन देन और कुछ कोडवर्ड्स थे। एक पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट ब्लैक स्टार, डील फाइनल 60 लाख, डेडलाइन 17 जुलाई। मैंने लक्ष्मी से पूछा, प्रोजेक्ट ब्लैक स्टार क्या है? उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसका संबंध उसके ऑफिस के कुछ गड़बड़ काम से है। मैंने तय किया कि इस बारे में पता लगाना होगा, पर यह आसान नहीं होगा। संजय मेरा दोस्त था, लेकिन अगर उसकी असली सच्चाई ऐसी है तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। मैंने लक्ष्मी से कहा, चलो धीरे धीरे पता लगाते हैं, लेकिन कोई भी बात किसी को मत बताना और अपनी डायरी छुपा कर रखना। वो बोली, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुछ हफ्तों बाद लक्ष्मी और मेरी मुलाकातें नियमित हो गईं, लेकिन हम बहुत सावधानी बरतते थे। हम अक्सर शहर के बाहर मिलते, जहां कोई पहचान न पाता। एक बार हम एक छोटे होटल में मिले। उसने मुझे एक नई बात बताई, कुणाल, मुझे कल रात एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें धमकी थी, अपने पति को बता, अगर वो चुप रहा तो अच्छा होगा। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने पूछा, मैसेज किसने भेजा? वो बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इसका कनेक्शन उस डायरी से है। मैंने उस नंबर को चेक किया, लेकिन वह भी रजिस्टर नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ बड़ा चल रहा है। मैंने अपने पुराने दोस्त विकास को फोन किया, जो पुलिस में था। मैंने सब कुछ बताया, लेकिन डायरी का जिक्र नहीं किया। मैंने पूछा, क्या संजय के ऑफिस के बारे में कुछ पता है? विकास ने कहा, संजय की कंपनी बड़ी है, लेकिन उस पर कुछ गैरकानूनी आरोप भी हैं। मैंने सोचा, मुझे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। एक रात लक्ष्मी का फोन आया। वो रो रही थी, कुणाल, संजय घर आया और उसने मुझे बहुत मारा। उसे डायरी के बारे में पता चल गया है। उसने कहा कि अगर मैंने कुछ कहा तो हम दोनों को मार डालेगा। मैंने उसे शांत किया, लक्ष्मी, डरो मत, मैं अभी आता हूँ। पर उसने मना किया, नहीं, अभी मत आओ, वह घर पर है और मुझे लगता है कोई उसके साथ है। मैंने छुपकर उनकी बातचीत सुनी। वे किसी बड़ी डील के बारे में बात कर रहे थे। मैंने लक्ष्मी से कहा, ठीक है, अपनी सुरक्षा खुद करना, मैं सुबह आ जाऊंगा। पर उस रात मेरी नींद उड़ गई। मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, संजय क्या छुपा रहा है और उस डायरी में ऐसा क्या है जिससे वह इतना डरा हुआ है। सुबह मैंने लक्ष्मी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन लॉक था। मैंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। लक्ष्मी और संजय दोनों गायब थे। मैंने उस डायरी को देखा जो मैंने उससे ली थी। उसमें एक पता लिखा था, एक पुराना गोदाम, शहर से कुछ किलोमीटर दूर। मैंने तय किया कि वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। मैंने विकास को फोन किया और मदद मांगी। उसने साथ चलने का वादा किया। हम दोनों उस गोदाम की ओर चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो गोदाम सुनसान था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। हम धीरे धीरे अंदर गए। वहां अंधेरा था, लेकिन कुछ लोग बात कर रहे थे। मैंने देखा कि संजय वहां था, कुछ अनजान लोगों के साथ, जिनके पास बंदूकें थीं। लक्ष्मी भी वहां थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। मैंने विकास को इशारा किया, लेकिन तभी किसी ने मेरे पीछे से मेरा सिर बंदूक के डंडे से मारा। मेरा होश उड़ गया। जब मैं होश में आया तो खुद को एक कुर्सी से बांधा हुआ पाया। लक्ष्मी मेरे सामने थी, उसकी आंखों में डर था। संजय ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, कुणाल, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बीवी के साथ खूबसूरत समय बिताओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तभी एक अनजान आदमी काली टोपी पहने आगे आया और बोला, संजय, तेरा काम हो गया। अब यह डायरी मुझे दे दे और इन दोनों को मेरे हवाले कर। मुझे समझ आ गया कि यह सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन उस आदमी का असली नाम क्या था और उसे उस डायरी से क्या चाहिए था? उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्मी और मैं एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे बच निकलना मौत से लड़ने जैसा था। पर एक बात तय थी, लक्ष्मी को हर हाल में बचाना था। तभी वह टोपी वाला आदमी मेरी तरफ आया
और हंसते हुए बोला, कुणाल, तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही तुम्हें धोखा दे रहा है? और फिर उसने एक राज खोला जिसने मेरी दुनिया ही हिला दी। आगे क्या हुआ ये आपको भाग में पता चलेगा, पर मैं वह तभी लाऊंगा जब इस वीडियो को 400 लाइक मिलेंगे। जो लोग लाइक करेंगे कृपया कमेंट में लिखें, भाग 2 जल्दी लाओ। धन्यवाद।